हेलो नमस्कार, मैं प्रीति बोरा स्वागत करती हूँ आप सभी का आप मेरे चैनल डिस्कवर स्टडी में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो कि इस बार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सारे जो एमसीक्यूज हैं मैं आपको टॉपिक वाइज करा रही हूँ ताकि आप कंसेप्ट और एमसीक्यूज में फोकस रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाले हैं और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो पक्का पक्का आते हैं हर बार। तो ये वीडियो देखने के बाद आप श्योरली 4 मार्क्स तो सिक्योर कर सकते हैं। और इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस के जरिए आपको बताऊंगी, तो आप उन सब क्वेश्चन को एज अ बेंचमार्क रख के वैसे और भी फैक्ट्स याद कर सकते हैं, जिससे आपकी जो रैंक है वो सिक्योर हो जाएगी एग्जाम में और आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, Who among the following has used the concept of equality of legal personality to explain legal dimension of equality? तो दोस्तों, मैंने इक्वालिटी की सारी डायमेंशंस अपने लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर रखी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करें तो इक्वालिटी ऑफ लीगल पर्सनालिटी क्या है। देखिए, लीगल पर्सनालिटी क्या होती है। लीगल पर्सनालिटी वो एंटिटी या फिर पर्सन या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिसके लिए लॉ है और जो लॉ के अंदर आते हैं उन पे लॉ लागू होता है और वो लॉ से मदद भी मांग सकता है, यानी कि वो जस्टिस की अपेक्षा कर सकते हैं। तो देखिए, इक्वालिटी ऑफ लीगल पर्सनालिटी को एक्सप्लेन किया था अर्नस्ट बार्कर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी वॉज प्रोपाउंडेड बाय। जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी किसने, ये जो टर्म है, इसको कॉइन की थी। तो सबसे पहले तो जो प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी होती है वो क्या होती है। प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल, ये वैसे मैंने आप लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर रखा है बट स्टिल मैं आपको एक बार बस और समझा देती हूँ। हमारी सोसाइटी में काफ़ी सारे डिस्टिंक्शंस हैं। लाइक हम बोल सकते हैं कि हम सब इक्वल पैदा होते हैं, लेकिन क्या एक्चुअली हम इक्वल हैं? नहीं। बिकॉज देखो, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के स्किल्स बहुत अच्छे हैं, कोई टैलेंटेड है, कोई नहीं है। तो बहुत सारे लोग अनइक्वल हैं, इनइक्वालिटीज़ बहुत सारी है। अब अगर हम सबको इक्वली ट्रीट करने लग गए तो क्या वो जस्टिस होगा? अगर मैं एक सेकंड क्लास के बच्चे को और एक 10th क्लास के बच्चे को सेम पेपर करने को दे दूं तो क्या वो कर पाएंगे? 10th वाला फिर भी कर ले बट सेकंड क्लास वाले के लिए इनजस्टिस होगा। सो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम उन्हीं लोगों को इक्वली ट्रीट कर सकते हैं जो कि इक्वल है। लाइक मैं सिर्फ सेकंड क्लास के सारे बच्चों को सेकंड क्लास के लिए जो मैं पेपर बनाऊंगी उसी पे मैं उनको टेस्ट कर सकती हूँ, ना कि कोई और क्लास के। यानी कि इक्वल्स को ही हम इक्वली ट्रीट कर सकते हैं, अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये जो डॉक्ट्रिन है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी और ये दी गई थी एरिस्टोटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसने एक्सप्रेस किया था कि जो इक्वालिटी है वो अननेचुरल है, कि हो मतलब नेचुरल नहीं है और अनडिजायरेबल है। तो इसके भी आंसर है एरिस्टोटल और इसका रीजन सेम, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, कि इक्वालिटी हमेशा प्रोपोर्शन में होती है एंड इसी को लागू करने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मार्क्स का ये मानना था कि इक्वालिटी जो है सोसाइटी में वो कब एस्टैब्लिश होगी, मतलब उसकी स्थापना कैसे की जाएगी। तो मार्क्स के बारे में आप सभी को पता है कि वो बिलीव करते थे क्लासलेस सोसाइटी में, कि सोसाइटी में क्लास नहीं होनी चाहिए। और आपको फर्दर डिटेल में पढ़ना है तो मैंने मार्क्सिज्म और सोशलिज्म का सेपरेट लेक्चर्स भी दे रखे हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, तो आप वहाँ से प्लीज़ रेफर कर लीजिए। सो इसका आंसर है कि क्लास कॉन्ट्राडिक्शन जब रिमूव हो जाएगी, जब हट जाएगी, तब इक्वालिटी मेंटेन होगी किसी सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इक्वालिटी इज नॉट कंपैटिबल विद द लिबरल नोशन ऑफ इक्वालिटी। लिबरल नोशन जो है इक्वालिटी का, उसके साथ इन सब में से कौन सी इक्वालिटी सही नहीं बैठती। तो देखिए, लिबरल जो थॉट है उसमें हमें पता है कि लीगल इक्वालिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, सोशल इक्वालिटी भी होनी चाहिए, बट इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। कैसे? अब इसका रीजनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया था इकोनॉमिक सिस्टम में कैपिटलिस्ट है, सोशलिज्म। सो कैपिटलिज्म में क्या है कि प्राइवेट ओनरशिप है, आप कोई भी ओनर
अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रॉफिट बेसिस पे बेच सकते हैं, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चलता है। लेकिन सोशलिज्म में क्या है, स्टेट ओन्ड इकॉनमी है पूरी। तो अगर ऐसे स्टेट ओन्ड इकॉनमी है एंड सभी के जो इक्वालिटी है, सबकी सभी की जैसे सैलरी समझ लो इक्वल है, सो ये लिबरल नोशन के अंदर तो नहीं आएगी ना, तो इसलिए ये कंपैटिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, जो प्रोटेक्टिव हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए करते हैं, वो हम प्रमोट करने के लिए करते हैं सब्सटैंटिव इक्वालिटी। अब सब्सटैंटिव इक्वालिटी क्या होती है कि इक्वल हमें अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, कि सभी को समान अपॉर्चुनिटी मिले, मौके मिले, कि वो जैसे अब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं या यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी करते हैं तो सभी को समान मौका मिल रहा है ना, कि चलो ये पेपर है, इसमें से जो क्लियर करेगा उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ होती है कि इक्वल आउटकम्स भी होने चाहिए। सो ये जब दोनों मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम सब्सटैंटिव इक्वालिटी। और इसको कंफ्यूज मत करिएगा कि एक चीज़ है सब प्रोसीजरल जस्टिस और सब्सटैंटिव जस्टिस। तो प्रोसीजरल जस्टिस में क्या होता है कि फेयरनेस ऑफ प्रोसीजर्स, कि जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो फेयर होने चाहिए। और सब्सटैंटिव जस्टिस क्या है कि जो कंटेंट है लॉ का वो फेयर होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी इम्प्लाइज, की जो प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि इक्वल्स जो हैं उन्हीं को हम इक्वली ट्रीट कर सकते हैं, अनइक्वल को हम इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम अनइक्वल को इक्वली ट्रीट करेंगे तो वो फर्दर इनजस्टिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो इक्वालिटी है ना इसका क्या तात्पर्य है, इसका ये तात्पर्य है, अब ये 4 स्टेटमेंट्स हैं कि सब इक्वल पैदा हुए हैं, सब जब मरेंगे वो इक्वल मरेंगे। इक्वल मरेंगे मतलब एक जैसी स्टेट में, लाइक एज ए ह्यूमन बीइंग। इक्वल पैदा हुए का मतलब है कि कोई ऐसा कुछ, सभी के मतलब सभी का जो बॉडी स्ट्रक्चर नियर अबाउट सेम है, लाइक सब ह्यूमन बीइंग है, ऐसा नहीं है ना कि कोई एलियन है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि हम सब इक्वल हैं स्ट्रेंथ में, कि हम सब के पास एक समान ताकत है या स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ हम किसी भी चीज़ में बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ मनी पावर के बारे में बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ हम बोल सकते हैं कि सबके पास इक्वल स्किल्स है, स्ट्रेंथ हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल जो मस्कुलर पावर है। तो ये तो हमारी इक्वल नहीं है ना, सभी की अलग अलग होती हैं। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है कि सबकी वर्थ एक है। वर्थ एक है यानी कि वैल्यू एक है। वैल्यू इन द सेंस मीन्स कि सोसाइटी में प्लेस हम सबको समान लॉ के अंदर ही देखते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बनेगा हमारा थर्ड स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी सारी स्टेटमेंट, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग है। तो इसमें असर्शन ये है कि जो पॉलिटिकल इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये इससे क्या होता है, इससे मेजॉरिटेरियनिज्म को बढ़ावा मिलता है, जो कि अनफेयर है, जो कि फेयर तो नहीं है। क्योंकि जैसे हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या करते हैं हम, बहुत सारी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करते हैं। ये नहीं कि हम सबको इक्वल बनाने में जोर लगा रहे हैं, दो प्रैक्टिकल, लेकिन हम ये कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है कि हाँ मेजॉरिटेरियनिज्म होता है, अनफेयर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, हम कर तो सकते हैं। फिर इसकी रीजनिंग ये दे रखी है इस पूरी स्टेटमेंट की, जो ह्यूमन बीइंग्स है ना वो ना तो सोशली और ना इकोनॉमिकली इक्वल है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये इसका मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग है ना तो वो सोशली सामाजिक तौर से, ना वो इकोनॉमिकली इक्वल है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो इक्वालिटी है ये अनफेयर है। सो इसका आंसर है कि दोनों सही स्टेटमेंट है और आर, ये जो रीजनिंग है ये इसकी करेक्ट है, क्योंकि यही रीज़न है इसलिए अनफेयर है। तो असर्शन रीजनिंग हम जब भी करते हैं ना तो हम ये देखते हैं कि जो ऊपर असर्शन है उसकी मतलब बिल्कुल क्लियर हमें रीजनिंग मिलनी चाहिए। अगर हमें ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट इससे कनेक्टेड ही नहीं है तो वो उसकी करेक्ट रीजनिंग नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसमें भी एक असर्शन दी गई है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अ हेरिडेटरी सेकंड चैम्बर। जो हेरिडेटरी अगर हम सेकंड चैम्बर बनाते हैं पार्लियामेंट में तो वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के अगेंस्ट है। तो ये सही बात है, क्योंकि जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो कुछ भी चीज़ हेरिडेटरी नहीं होती, सब कुछ जैसे या तो डेमोक्रेटिक हो या फिर मतलब कुछ एक मैकेनिज्म हो। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। तो अगर ये हमारी स्टेटमेंट सही है तो इसका मतलब डी हमारा नहीं हो सकता आंसर। सेकंड है कि जो इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी का मतलब है कि हम स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दे सकते, नहीं, ये इक्वालिटी का मतलब नहीं होता। तो इसका मतलब अगर ये वाली स्टेटमेंट गलत है तो ये दोनों हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते। तो इसका मतलब
ये जो सी है ये हमारा ऑप्शन है। तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दें, बल्कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती है। अब देखिए जैसे हमारे प्रेसिडेंट हैं, अब हर किसी को तो मतलब सिक्योरिटी इतनी नहीं दे सकते ना, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट पर्सन है, फर्स्ट सिटीजन है, उनके एक पर्टिकुलर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इस वजह से हम उनको एक अलग टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और अलग टाइप के प्रोविजंस देते हैं। सो ये क्या होता है, ये होता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए। और इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सभी को हम इक्वली ट्रीट करें। इस इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जो इक्वल हैं उन्हीं को इक्वल ट्रीट करें, अनइक्वल को हम इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे इनजस्टिस हो जाता है। इसी तरीके से मैं आपको ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी जो कि एक्सपेक्टेड हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस टेस्ट सीरीज को करके आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाएंगे, जिनके जो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप पेपर में बिल्कुल सही करके आएंगे, अगर आप अपडेटेड रहे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपनी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में भेज डाल सकते हैं, और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में ही पूछें, ताकि सबके डाउट एक जगह रहे और बाकी लोग भी उस डाउट को और उसके सॉल्यूशन को जो मैं दूंगी उसको रेफर कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए।